एक बहुत ही कॉमन चीज जो हम न्यूज चैनल्स में देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, आए दिन हमें सुनने को मिलता है, दैट इज ये गिरफ्तार हो गया, पुलिस इसको पकड़ करके ले गई, इसके साथ कस्टडी में मारपीट हुई, वगैरह वगैरह। बट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि यार अगर मान लीजिए कोई अरेस्ट होता है तो पुलिस को क्या क्या करने की जरूरत है, व्हाट आर द गाइडलाइंस जिन्हें फॉलो करने की जरूरत है। गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया, पुलिस कस्टडी में मारपीट हुई, पुलिस ने मारा पीटा। इनफैक्ट बहुत बार अभी कोविड के दौरान भी हम लोगों ने ये देखा है कि पुलिस ने, इंडिया में स्पेसिफिकली पुलिस बहुत ज्यादा फोर्स का यूज करती है। सो इन सारी सिचुएशंस में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अ लॉट ऑफ पीपल आर अनअवेयर अबाउट द लॉज relating to these aspects. In this video, I'm Kanishk and I'll be dealing with everything that a person, a law student or a layman should know about arrest. स्पेसिफिक रेफरेंस रहेगा इसमें डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस की तरफ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन सारी गाइडलाइंस को सिंप्लीफाई करके आपको बहुत कम टाइम में ये बता दूं कि अरेस्ट कैसे होता है, अरेस्ट के लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत है, कौन अरेस्ट कर सकता है, एंड गलत अरेस्ट होने पर आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। बिफोर आई डाइव राइट इनटू द वीडियो, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू द JG1 बैच दैट वी हैव। JG1 बैच एक अलग तरीके का बैच है। सो मोस्टली जुडिशरी की जितनी भी प्रिपरेशन होती है लाइव क्लासेस के थ्रू होती है। लाइव क्लासेस के थ्रू जुडिशरी गोल्ड भी प्रिपरेशन करवाता है, बट देयर इज अ कैच, एंड द कैच इज कि इन केस ऑफ जुडिशरी गोल्ड JG1 बैच एक एडिशनल बेनिफिट है। एज इन अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो लाइव क्लासेस के लिए टाइम निकाल पाना जो आपके लिए कभी कभी मुश्किल हो सकता है, जैसे अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर टाइमिंग आपको सूट नहीं करता है या फिर यू आर एन लेट आउल या फिर अर्ली बर्ड, आप सुबह 5 बजे पढ़ना चाहते हैं, तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए JG1 is there for you. You get pre-recorded lectures, over 1000 hours of lectures. अब लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड देख लिए, लेकिन डाउट्स आ रहे हैं, तो डाउट्स के लिए यू ऑल्सो गेट डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये DCS जो होता है ये ऑब्वियसली लाइव ही रहेगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट रेगुलर क्विजेस, यू गेट इंटरव्यू प्रेप सेशंस, वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें इसमें कंसोलिडेटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप 12 मंथ 24 मंथ्स वाला कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो यू ऑल्सो गेट फ्री एक्सेस टू लाइव स्टेट स्पेसिफिक बैचेस, जो कि आपके कोर्स के दौरान स्टेट्स के नोटिफिकेशन के साथ लाए जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट comprehensive batch that is technically the USP of Judiciary Gold. This is something we come up with every now and then, and comprehensive batch is your one-stop solution for all judiciary preparation. तो जो 10 टारगेट स्टेट्स हैं, जितने हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जहां पर लिंग्विस्टिक बैरियर्स हमें पढ़ाने में और आपको पढ़ने में नहीं होंगे, वो सारे यहाँ के टारगेट स्टेट्स होते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की A to Z पूरी तैयारी करवाई जाती है। इसमें भी आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपको ऑफलाइन आपके घर पे मिलता है। यू गेट आंसर राइटिंग सेशंस, मेन सेंट्रिक प्रिपरेशन, वगैरह वगैरह सारी ही चीजें। एंड इन दोनों में से किसी में भी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट, आई स्ट्रांगली रेकमेंड इंस्टेड कि यू अपीयर फॉर द ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यू कैन गेट अप टू 100% ऑफ स्कॉलरशिप if you fall in the merit, right? However, there are scholarships for other people as well, depending upon your merit again. So, इसमें enroll करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। And now, without any further ado, let's dive right into the video कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है। तर CRPC की धाराओं में अरेस्ट करने की बात कही गई है। साधारण भाषा में समझा रहा हूं, अगर आप लोगों को लॉ का नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है तो भी आप समझ लीजिए कि भाई CRPC एक एक्ट है जिसके तहत अरेस्ट किया जा सकता है। कौन कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन, मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर हम सब जानते हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर हम सब जानते हैं। प्राइवेट पर्सन की जहां तक बात है वो अरेस्ट कर सकता है, दिस माइट बी अ न्यूज फॉर यू, लेकिन प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। इसके साथ एक कैच और आता है कि अरेस्ट करने के बाद इसको पुलिस को मेकओवर करना पड़ेगा, ये पुलिस को देंगे एंड पुलिस उसको री अरेस्ट करेगी। दैट्स हाउ द प्राइवेट पर्सन अरेस्ट वर्क्स। कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिनको कॉग्निजेबल कहा जाता है, जिनके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जिनके लिए वारंट की आवश्यकता होती है। तो कई बार हम लोग मूवीज में देखते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया एंड पुलिस वाला है उसको अरेस्ट करने के लिए, एंड द पर्सन इज लाइक वारंट लाए हो, दे डोंट नीड वन। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं होती।
राइट। सो ये सारी हरकतें ना करते हुए पुलिस ऑफिसर्स कॉग्निजेबल केसेस में बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल के लिए उन्हें वारंट की जरूरत पड़ती है। मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में भी अगर कोई इस तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो मैजिस्ट्रेट साहब भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्या आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या कोई ऐसा ऑफेंडर है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जिसके प्रति आपके पास एविडेंस है कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस के सुपुर्द कर सकते हैं और फिर पुलिस उसको फिर से अरेस्ट करके उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाएगी। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, एक जगह पर नहीं है, अलग अलग जगहों पर बिखरी पड़ी गाइडलाइंस है, चाहे वो सीआरपीसी में हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, केसेस में हो। ये जनरल गाइडलाइंस किसी केस की गाइडलाइन से अलग है। देखिए, सबसे पहले आपको ये अधिकार है कि आपको बताया जाए कि आपको अरेस्ट किया क्यों जा रहा है। जब आपको अरेस्ट किया जा रहा है उसी समय आपको बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। जो बेवजह अरेस्ट होती है वो अपने आप में गलत है। दूसरी चीज, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट हो गए, अरेस्ट करके कई बार हम लोग देखते हैं कि केवल जेल में लॉन्च कर दिया और वो जेल में बंदा पड़ा ही है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर 10 दिन हो गए, ना मैजिस्ट्रेट के पास गए ना कुछ हुआ। गलत है। अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट करना जरूरी है। तीसरी चीज, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और कस्टडी। भाई, इससे फर्क नहीं पड़ता आप अरेस्ट अभी अभी हुए हो या आपको कस्टडी में डाल रखा है, पुलिस को कस्टडी दी गई है, नो मैटर व्हाट, पुलिस आपके साथ मारपीट कर सके ऐसा अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया है भारत के किसी भी लॉ में। अनलेस एंड अनटिल आप पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप पुलिस पे हमला कर रहे हैं, इस तरीके का यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो फिर एक रीजनेबल फोर्स अप्लाई करने की इजाजत पुलिस को दी गई है। रीजनेबल फोर्स क्या है ये आपके काम पे डिपेंड करेगा, बट इन एनी केस जनरली उठाया, मारपीट करी, बाहर जा रहे हैं मारपीट करी, ये सारी ही चीजें अलाउड नहीं है। और अगर होती हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो स्टिक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आगे देखते हैं। द नेक्स्ट इज confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused। क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं, इनफैक्ट ये लॉ मेकर्स भी जानते थे कि पुलिस के पास हमने बहुत सारी पावर दे रखी है। अ पुलिस मैन हैज और अ पुलिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ पावर्स इन हिज हैंड। अब अगर एक पुलिस वाले व्यक्ति ने, किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद उसने ठोक पीट के आपसे कन्फेशन निकाल लिया, यार पुलिस की कस्टडी में तो बहुत सारे निर्दोष लोग भी उन गुनाहों को कबूल कर लेते हैं जो उन्होंने किए नहीं होते। अगर इस तरीके का भी कोई भी कन्फेशन है, चाहे आपने उस पर साइन ही क्यों ना कर दिया हो, ये सारे कन्फेशंस कोर्ट में वैलिड नहीं होते। कोर्ट उनको कोई तवज्जो नहीं देती है क्योंकि कोर्ट भी जानती है कि पुलिस के सामने दिए गए कन्फेशंस कई बार कोअर्स्ड कन्फेशंस होते हैं, यानी कि डरा धमका के निकाले गए कन्फेशंस होते हैं, तो उनको कोई वैलिडिटी नहीं होती, मान्य नहीं होते हैं। कोर्ट में अगर आप कन्फेस करते हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस अगर आप करते हो, उनकी वैलिडिटी अपनी जगह होती है। नेक्स्ट, अ बॉय अंडर 15 years of age, a woman of any age कैन नॉट बी कॉल्ड इन द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। बहुत बार हम लोगों ने मूवीज में देखा है कि लोगों को लेकर के गए थाने में, बातचीत होगी, थाने में आ जाना, वहीं पूछताछ होगी, केवल पूछताछ के लिए। 15 साल से कम उम्र का बच्चा, लड़का और महिला किसी भी उम्र की, आप उन्हें थाने नहीं बुला सकते हो सिर्फ पूछताछ के लिए। अगर गिरफ्तारी है तो बात अलग है, पर अगर आपको पूछताछ करनी है, इंटरोगेशन करना है, तो उसके लिए आपको या तो उनके घर जाना पड़ेगा या फिर एक सूटेबल जगह निर्धारित करनी पड़ेगी, पर वो जगह पुलिस थाना नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो जनरल गाइडलाइंस हैं। पर इसके बाद एक केस आया, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। भाई केस है बहुत पुराना, 1997 का ये केस है, लेकिन इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस दी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से फॉलो करना बहुत जरूरी है किसी भी अरेस्ट के मामले में। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि वो गाइडलाइंस इंश्योर करती हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो किसी तरीके का दुर्व्यवहार हो, ना कोई व्यक्ति अननेसेसरी पीड़ित किया जाए जस्ट बिकॉज किसी पुलिस ऑफिसर को उसके ऊपर कोई सस्पिशन है। राइट? तो ये 11 गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन several guidelines, to be very precise 11 guidelines that need to be followed by police and other agencies alike।
सिर्फ पुलिस नहीं, अच्छा कई बार ये होने लगता था कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वो सीआरपीसी जो मैंने आपको बताया ना, सीआरपीसी के तहत तो बहुत सारी बॉडीज ऐसी थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट इज नॉट एग्जैक्टली पुलिस, राइट? उनकी वर्दी पुलिस जैसी जरूर दिख सकती है, पर वो पुलिस नहीं है ना? उनका वर्क थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। लाइकवाइज जब आप स्पेशल पुलिस एनैक्टमेंट देखेंगे जिसके थ्रू सीबीआई फॉर्म हुआ था, तो वो भी है टेक्निकली पुलिस, बट जनरल पुलिस लॉज से वो गवर्न नहीं होते ना, उनके अपने अलग एक्ट्स हैं। तो इस गाइडलाइन में स्पेसिफिकली कहा था कि डज नॉट मैटर आप पुलिस हैं या फिर कोई और एजेंसी, आप नार्कोटिक्स कंट्रोल के हो, आप कुछ भी हो, ये गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी ही है। एंड इन केसेस ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, इंटेरोगेशन, तीनों ही चीजों में इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सिर्फ अरेस्ट तक सीमित नहीं है, चाहे आप डिटेन कर रहे हो, किसी व्यक्ति को पकड़ करके रखे हो, चाहे आप उसे इंटेरोगेट कर रहे हो, ये गाइडलाइंस हमेशा फॉलो होना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके इन गाइडलाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले, यदि पुलिस अरेस्ट कर रही है, इंटेरोगेट कर रही है किसी भी सस्पेक्ट को, ठीक है, तो उसको एक एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग पहनना पड़ेगा, ताकि उनके डिटेल्स जो है हमेशा सामने वाले व्यक्ति को मालूम रहे। मुझे अगर कोई अरेस्ट कर रहा है तो मुझे पता रहे कि कौन सी रैंक का, कौन सी पुलिस का, कौन सा ऑफिसर है जो मुझे अरेस्ट कर रहा है, ठीक है? सादी वर्दी में अगर मुझे कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, सादी वर्दी में अगर कोई अरेस्ट करता है, तो उसको भी मुझे मेकओवर करना पड़ेगा किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि वर्दी में हो, जिस पर ये पूरे के पूरे मार्क हो, उसका नेम टैग लिखा हो, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा हो, सारी चीजें। और जो भी इंटरोगेटिंग ऑफिसर है, जो भी अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसकी सारी डिटेल्स एक रजिस्टर में नोट डाउन होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता भाई मुझे अरेस्ट कौन कर रहा है। कोई गलत व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पुलिस का है ही नहीं, क्या वो मुझे ऐसे ही अरेस्ट कर लेगा? उसके पास तो ये सारी पावर्स नहीं है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन। सेकंड, अ मेमो ऑफ अरेस्ट, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बोलते हैं जिसको, मस्ट बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तारी के समय ही एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। अब जैसे कभी छापा वगैरह भी पड़ता है, तो उसमें भी सामान क्या क्या जब्त हुआ, कितने बजे जब्त हुआ, कौन कौन आए थे, घर में कौन कौन थे, ईटीसी पूरी डिटेल का एक मेमोरेंडम बनता है, राइट? अब उसी तरीके से अरेस्ट का मेमो भी बनना पड़ेगा, जिसमें किस समय, किस तारीख को अरेस्ट हुआ यह लिखा जाएगा, अटेस्ट किया जाएगा उसको एटलीस्ट एक विटनेस के द्वारा, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो अरेस्टेड पर्सन हो, चाहे वो सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। एंड उसको अरेस्टेड व्यक्ति जो है वो काउंटर साइन करेगा। तो या तो फैमिली मेंबर अटेस्ट करेगा, ठीक है, या फिर उसी सोसाइटी का एक रेस्पेक्टेड मेंबर। जैसे अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो रेड, तो उसमें अजय देवगन किसको लेकर के आता है? एक स्कूल प्रिंसिपल को। वहां की सोसाइटी का रेस्पेक्टेड व्यक्ति है भाई, साइन करेंगे वो उस मेमो पे। तो या तो फैमिली मेंबर, सोसाइटी का रिस्पेक्टेड पर्सन, एंड उसको काउंटर साइन कौन करेगा? उस पे सिग्नेचर अरेस्टेड व्यक्ति के भी होंगे कि हाँ साहब इसमें सारी डिटेल जो लिखी है वो सही है, मुझे इसी तरीके से अरेस्ट किया गया है इस समय इस जगह पर। अब the person arrested, detained, or being interrogated has the right to have a relative, friend, or well-wisher informed as soon as practicable of the arrest and the place of detention or custody. If the person to be informed has signed the arrest memo as a witness, this is not required. ठीक है? यदि अरेस्ट मेमो को साइन किया है किसी व्यक्ति ने या विटनेस के तौर पे, जो पहले हमने देखा ना, तो फिर ये प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है। अदरवाइज जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसके पास अधिकार है कि मैं अपने किसी दोस्त को, अपने परिवार वाले को, या अगर दोस्त परिवार वाला नहीं भी है, कोई वेल विशर है, कोई मेरा लेट्स से मेरा सीनियर है, मेरा बॉस है, कोई भी है, मैं उसे भी इन्फॉर्म कर सकता हूं कि साहब मुझे इस तरीके से अरेस्ट किया गया। तो लोग बोलते हैं ना हमें कॉल करनी है, वो ये कॉल है और ये अलाउड है, ये होना चाहिए। जितनी जल्दी प्रैक्टिकेबल हो आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना अलाउड है। हाउएवर अगर इन जिसको आप कॉल कर रहे हो उसने ऑलरेडी उस पर साइन कर रखा है, तो फिर क्या ही कॉल, उसको मालूम है ना कि आप अरेस्ट हो गए हो, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड देन। नेक्स्ट, जहां पर फ्रेंड या रिलेटिव ऑफ द पर्सन अरेस्टेड लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट and the venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours of the arrest. This should be done by a telegram through the district legal aid authority DLA and the concerned police station. अभी तो खैर एक और प्रोसीजर जो फॉलो होने लगा है वो सिर्फ टेलीग्राम का नहीं है, क्योंकि 1997 और अभी में टेलीग्राम के यूसेज में बहुत अंतर आ गया है। बट हाँ, चिट्ठियों के माध्यम से चीज होती है,
फोन कॉल्स के माध्यम से चीजें होती हैं। तो अगर मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूं मेरा दोस्त दूसरे शहर में रहता है, तो कहां पर मैंने गिरफ्तार करके रखा है, कौन से थाने में गिरफ्तार करके रखा है, कितने बजे गिरफ्तार किया है, कितनी तारीख को गिरफ्तार किया है, सारी सारी ही जानकारी मुझे मेरे दोस्त या रिलेटिव को देनी है। ये पुलिस देगी, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी देगी। एंड कैसे देगी? थ्रू अ टेलीग्राम। ठीक है, 8 से 12 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के पास एक खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी इन लोगों की है। अगला, जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, उसके पास भी अधिकार है, उसको बताया जाना चाहिए कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे सकते हो अपने अरेस्ट के बारे में। राइट, मुझे गिरफ्तार किया है तो मुझे, लेट्स से आपको नहीं पता, लेट्स से यू डोंट नो कि यू हैव द राइट टू कॉल समबडी, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको पुलिस पर्सनल ही देंगे कि भाई यू हैव द राइट टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड। आप किसी को बता सकते हो कि मुझे अरेस्ट किया गया है। एंड an entry must be made in the diary at the place of the detention about the arrest, name of the person informed, name of the particulars of the police officers in whose custody the person arrested is। तो पुलिस की एक डायरी होती है। ठीक है, ये बात लॉट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स वुड नो कि पुलिस की एक डायरी होती है। उस डायरी में ये एंट्री करना जरूरी है कि किसको अरेस्ट किया है, किस काम के लिए अरेस्ट किया है, किसकी कस्टडी में उसको रखा गया है, सारी चीजें। क्यों, ये क्यों जरूरी है? उस व्यक्ति के साथ यदि कोई भी दुर्व्यवहार होता है, व्यक्ति यदि बोले कि भाई मुझे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया, तो वो डायरी में कम से कम डेट और टाइम लिखा है, किसकी कस्टडी में ये व्यक्ति था जब इतनी इसकी दुर्गति हुई है, तो किसकी कस्टडी में था, तो उसकी भी जिम्मेदारी यहां पर बनती है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट, the person being arrested can request a physical examination at the time of the arrest. At the time of the arrest, minor and major injuries, if any, should be recorded. The inspection memo should be signed by the person arrested as well as the arresting police officer, and a copy of this memo should be given to the person arrested. ये आपको रिक्वेस्ट कर ही लेना चाहिए। सरकारी अस्पताल में ले जाकर के जो डॉक्टर हैं उनसे आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है पूरी बॉडी का कि कहां चोट है, कहां नहीं है, एंड उसका एक मेमो बनता है। ठीक है, उस मेमो में लिखा रहता है कि भाई इस व्यक्ति के बॉडी पे इतनी मेजर चोट है, इतनी माइनर चोट है। इंस्पेक्शन मेमो बोलते हैं उसको। उस मेमो को आप भी साइन करेंगे, अरेस्टिंग ऑफिसर भी साइन करेगा, और उसकी कॉपी भी अरेस्टेड व्यक्ति को दी जाएगी। राइट, अब ये किस लिए है? ताकि कस्टडी में अगर कोई मारपीट हो, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा भी गया है कि कस्टडी में किसी को नीला पीला पीट दिया उठा करके, अब वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर के कहता है कि साहब मुझे इन लोगों ने ऐसे मारा, तो पुलिस कहती है साहब हमने जब गिरफ्तार किया था ऐसे ही गिरफ्तार किया है, हमने नहीं मारा, पहले से ऐसी हालत थी इसकी। ये कैसे प्रूव होगा? वो ऐसे प्रूव होगा, आपको ये चीज बतानी है। नेक्स्ट गाइडलाइन इज कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना ही चाहिए हर 48 घंटे में। हर 48, जितने समय आप डिटेन्ड हो, गिरफ्तार किए हो, रखे हुए हो वहां पर, उतने समय में आपका हर 48 घंटे में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जस्ट टू इंश्योर कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी इंक्लूडिंग अरेस्ट मेमो आपको उस जगह के, उस एरिया के मजिस्ट्रेट को उसके रिकॉर्ड के लिए भेजनी पड़ेगी, आपको नहीं, पुलिस को भेजनी पड़ेगी। एंड देन जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसके पास अपने पसंद के वकील से मिलने का पूरा अधिकार है ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, ऑल्दो नॉट फॉर द होल टाइम। वो पूरे टाइम के लिए भले ही कह दे कि नहीं मैं पूरे टाइम के लिए वकील यहां नहीं रह सकता, पुलिस ऑफिसर बोल सकते हैं कि यहां पर पूरे टाइम वकील नहीं रहेंगे, पर कुछ समय, जितने भी समय इंट्रोगेशन चल रही है उस समय में वो अपने वकील से कभी भी मिल सकते हैं, उनके ऊपर रोकथाम नहीं हो सकती। एंड देन देयर शुड बी अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हेडक्वार्टर्स, जहां पर इस पूरे अरेस्ट, प्लेस ऑफ कस्टडी वगैरह से संबंधित सारी जानकारी नोट की जाएगी एंड रिकॉर्ड की जाएगी। ये अरेस्ट के 12 घंटे के भीतर सारी जानकारी कंट्रोल रूम में होनी चाहिए, एंड कंट्रोल रूम के जो नोटिस बोर्ड है उस पर प्रोमिनेंटली ये चीज डिस्प्ले भी होनी चाहिए। ठीक, ये तो हुई डीके बासु की गाइडलाइंस। इसके अलावा अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो थोड़ा रीसेंट केस है, इसमें भी कुछ गाइडलाइंस आई थी। अच्छा, ये केस जो है ये डील कर रहा था सेक्शन 498 ए से एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो इनका कहना यह था इस केस में कि भाई सिंस दीज आर वेरी इनेबलिंग काइंड ऑफ लॉज, वेरी सिक्योरिंग काइंड ऑफ लॉज,
देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इनका मिसयूज भी होता है। जैसे ही रिपोर्ट लिखवाई जाती है, जाकर के सामने से बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट ने इसमें भी करीब 8 गाइडलाइंस दी थी, जिसमें कोर्ट का ये कहना था कि भाई कभी भी अगर 498A में शिकायत हो रही है तो आपको 3 चीजें देखनी है। वो महिला मैरिड है, उस महिला के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, कुछ क्रूएल्टी हो रही है। तीसरा, वो महिला के साथ जो क्रूएल्टी हो रही है वो उसका पति या पति के परिवार वाले कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो एफआईआर के बाद पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए। खट से छूटते ही गिरफ्तार नहीं करना, पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसके बाद यदि ऐसा लगता है कि नहीं गिरफ्तार करना है, तब आप जाकर के अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट शुड नॉट बी अ रेगुलर थिंग। अरेस्ट तब होना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। यह चीज इसमें कही गई थी। अच्छा, पॉइंट ये आता है कि अगर ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो क्या? जनरल गाइडलाइन, डी के बसु, अरनेश कुमार, इनको फॉलो नहीं किया तो क्या? मान लीजिए आपके साथ इल ट्रीटमेंट हो गया, आपको गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, मारपीट हो रही है, तो क्या कर सकते हैं? बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी एक होती है। अगर पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी में आप शिकायत करते हैं तो डीएसपी एसपी लेवल के ऑफिसर्स को आप शिकायत करते हैं और बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज हुई है। आप डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी जा सकते हैं। द थर्ड प्लेस दैट यू कैन गो फॉर इज, आप कंप्लेंट कर सकते हैं सीधा जाकर के अपने एरिया के मैजिस्ट्रेट के पास कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत दुर्व्यवहार हो रहा है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर रखा है तो आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आप हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है ब्रीच हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो आपके एरिया के लोकल आपके एनजीओज हैं जो इससे इसके संबंध में डील करते हैं, अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इन चीजों को पुल ऑफ कर पाएंगे, इन चीजों की शिकायत कर पाएंगे, तो आप इन एनजीओज के थ्रू भी इन जगहों को अप्रोच कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? क्या पुलिस के अगेंस्ट एक्शन होता है? यस, पुलिस के अगेंस्ट भी एफआईआर संभव है और एफआईआर होती भी है। एंड कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, इन एफआईआर पे काम करके उनको सजा भी दी जाती है। अगर हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, किसी भी तरीके का ऑफेंस हुआ है तो पुलिस को भी सजा मिलती है। पुलिस को सस्पेंड किया जा सकता है, उस ऑफिसर को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, फाइन कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि मेरे हिसाब से एक साधारण व्यक्ति को भी उतने ही अच्छे से पता होनी चाहिए जितना कि एक लॉ स्टूडेंट या एक जुडिशरी एस्पिरेंट को। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, I believe today's video was very helpful to you guys, and this would have added some value into your minds, into your lives, and कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए कि हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट विद एवरीवन यू नो, क्योंकि ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है। दिस इज अ नेसेसरी पार्ट that should be known by the masses of the society. Thank you so much, guys.